यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं और ये जो प्रमेय है इसको बराबर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित मंडल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस परीक्षा पॉइंट में। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कथन के अनुसार जो कथन दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाएं समानुपात में विभाजित होती है। तो इस कथन के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक त्रिभुज बना दिया गया है कि ABC, कथन के अनुसार क्या किए, एक त्रिभुज बना दिए ABC और इसी त्रिभुज में एक भुजा BC के समांतर एक रेखा काट दिए D। और जितना भी कथन के अनुसार हम आकृति बनाते हैं, फिगर बनाते हैं थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, उस सारे चीज को हम क्या करेंगे, सब सारे चीज को मान के एक विशेष प्रतिज्ञा में डाल देंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी थ्योरम को सिद्ध करो, कोई भी थ्योरम को सिद्ध करो, एक चीज ध्यान देना, तो कोई भी कथन के अनुसार फिगर बनता है उसमें जो भी नामकरण होता है उस सारे नामकरण को और सारे वैल्यूज को क्या करते हैं, एक विशेष प्रतिज्ञा के अंदर लिख के दिखाते हैं। अगर कथन में यहाँ पे फिलहाल जो कथन है आपका थेल्स थ्योरम का, यानी थेल्स प्रमेय का कथन है, इस कथन में अगर दिया हुआ रहता कि त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो यहाँ विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। और याद रखना है, अगर कथन में दिया हुआ रहेगा नामकरण तब, अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को विशेष प्रतिज्ञा में मान के दिखाएंगे। ठीक है, तो कथन के अनुसार ABC एक त्रिभुज बन गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें BC समानांतर D। याद रखना है ये जो चिन्ह है समानांतर का चिन्ह होता है कि कथन के अनुसार क्या हो गया कि BC के समानांतर D। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख के दिखाना है। तो सिद्ध क्या करना है कि जब कोई समांतर रेखा खींचा जाता है एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर में, तो वो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो क्या करें यहाँ पे, जैसे ही DE क्या किए, BC के समांतर काट दिए, तो ये भुजा, ये रेखा जो बना, रेखा जो अब भुजा हो चुका है, ये क्या किया, AB को और ये AC को समान अनुपात में बांट दिया। समान अनुपात का मतलब हो गया AD, A से लेके D तक हो गया AD और नीचे हो गया D से लेके B तक DB, और ये बराबर में रहेगा A से लेके E तक AE, ठीक है, और बटे हो गया E से लेके C तक EC। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इसमें एक चीज का और जरूरत पड़ेगा, वो होगा आपका बनावट। वो क्या होगा, बनावट। तो बनावट बोलिए या फिर अपरचना बोलिए, दोनों एक ही चीज है। तो बनावट का काम सभी थ्योरम में नहीं होता है, कुछ थ्योरम होते हैं जिसमें बनावट का या फिर रचना का काम होता है, लेकिन कुछ थ्योरम ऐसे होते हैं जिसमें बनावट का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे ही विशेष प्रतिज्ञा के बाद क्या करते हैं कि प्रमाण पे आ जाते हैं, इसको प्रूविंग पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रूविंग पे नहीं होगा, तो इसको सिद्ध करने के लिए बनावट कुछ ना कुछ करना होगा। तो बनावट में हम लोग क्या करते हैं, ये जो D दिख रहा है और ये जो भुजा AC है, इसी भुजा पर हम क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। लंब बोले तो 90 डिग्री का कोण, ठीक है, तो लंब डाल दिए। उसी प्रकार हम क्या करें, E से सामने वाला भुजा पे एक लंब डाल दिए, और जब ये लंब डाल दिए इसका कुछ ना कुछ नामकरण कर देते हैं। तो नामकरण में ये हो गया M और ये हो गया N। आप चाहे तो जैसे यहाँ पे ABCDE हो गया है, तो इसके बाद जो लेटर आता है वो भी लगा सकते हैं, GH लगा सकते हैं, HI भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो लेकिन अगर MN लगाते हैं तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, B को E से मिला देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो B से E को मिला दिए, उसके बाद C को D से, अर्थात D को C से मिला दिए। ये जितना भी साइड से मैंने काम किया इस फिगर में, इस चीज़ को क्या करना है, बनावट में लिख के दिखा देना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि D से, ये देख लीजिए D है, D से DM, D से DM क्या किए, लंब डालें। याद रखना ये लंब का सिंबल होता है, जरूरी नहीं कि लंब के लिए लंब शब्द हम लिखें, उसका सिंबल लगाएंगे तो सिंबल से भी काम हो जाएगा। तो क्या किए, D से DM लंब डाल दिए, कौन से भुजा पे, A से लेके C तक AC पर। ठीक है, और दूसरा स्टेप में हम क्या किए, E से EN लंब डाल दिए, E से EN लंब डाल दिए, कौन से भुजा पर डालें, A से लेके B तक AB पर डालें, पर लंब डाला। यहाँ पे लंब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना AB पर डाला। और साथ ही साथ यहाँ क्या करना है, साथ ही
7, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। साथ ही साथ क्या लिखेंगे, बी को किससे, बी को ई से और सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। ये हो गया बनावट कंप्लीट। तो यहाँ पे बनावट का काम खत्म हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं प्रमाण पे। प्रमाण पे हम क्या करते हैं, त्रिभुज एडीई और त्रिभुज बीडीई से हल करते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एडीई और बीडीई दोनों का हम क्या कर ले, यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बटे कर लेंगे, यानी भाग में लेके आ जाएंगे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान देना है, जब भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए एक फार्मूला का प्रयोग करना है। वो फार्मूला आपका होगा 1/2 इंटू में आधार और इंटू में होगा ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिभुज आपके लिए बना हुआ है एडीई। तो एडीई में देखना है आधार क्या और ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे त्रिभुज एडीई है। ऐसा करते हैं, इस त्रिभुज में आधार हम ले लेते हैं एडी। क्या करेंगे, एडी। ये आपका आकृति है एडीई। ठीक है, आधार हम ले लिए एडी, तो हो गया 1/2 इंटू में एडी और साथ ही साथ इसमें ऊंचाई चाहिए। ठीक है, इसमें ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई क्या करते हैं, हम ले लेते हैं ई एन। ये जो लंब डाला हुआ ई से ए बी भुजा पे ई एन, इसको हम क्या कर दिए, ऊंचाई कर दिए। तो ये ऊंचाई हो गया आपका ई एन, फिर बटे हो जाएगा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। त्रिभुज बीडीई का जो क्षेत्रफल होगा, तो इसमें इस त्रिभुज में बीडीई के लिए हम क्या कर लेते हैं, ये बीडी को हम आधार मान लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बीडी को हम आधार मानेंगे तो ये बीडी हो गया, इनटू में इसका ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई इसका क्या होगा, तो त्रिभुज बीडीई के लिए जो ऊंचाई बनेगा, जो ऊंचाई त्रिभुज एडीई में ई एन बना है, वही ऊंचाई त्रिभुज बीडीई के लिए ई एन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जरा सा इसका आकृति देख लीजिए साइड से। ये आकृति आपका कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ आकृति बना हुआ है। ये आपका डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे ऐसे मिला हुआ है। तो ये तो ऊंचाई हो नहीं सकता, ये तिरछा है। तो ऊंचाई के लिए एकदम सीधा चाहिए। ये भी आपका ऊंचाई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सामने वाला भुजा पे अगर इसको थोड़ा हम ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, ये सीधा एकदम लंबा रेखाखंड बन जाएगा। तो सामने वाला भुजा पे जैसे ही हम लंब डालेंगे तो ये बाह्य ऊंचाई होगा। यही बाह्य ऊंचाई ये त्रिभुज बीडीई के लिए ऊंचाई का काम करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज बीडीई में ऊंचाई रखेंगे ई एन। जो ऊंचाई त्रिभुज एडीई के लिए आया है, वही ऊंचाई काम करेगा किसमें, त्रिभुज बीडीई में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कटा देंगे। जैसे 1/2 नीचे और ऊपर सेम टू सेम, इसको कटा के हटा दिए। ये ई एन और ई एन भी कट गया। तो बचा यहाँ पे क्या क्या, यहाँ बच गया त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, अलग साइड में अलग क्षेत्रफल, और नीचे हो गया त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। अब बराबर हो गया इस साइड में एडी बटे डीबी। इसको क्या करना है, समीकरण 1 मान के रख लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपना बेल आइकन भी दबा दें। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहला तो एक स्टेप आपका हो चुका है। जरा देख लीजिए, जो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एडी बटे डीबी। ऐसा ना लग रहा है कि एडी बटे डीबी अलग साइड का पूर्व हो चुका है, बस एक साइड का बचा हुआ है, वो भी आपका एई बटे ईसी है। तो यहाँ पर देखते हैं एई और ईसी किधर है। तो एई जो है ये त्रिभुज एडीई में है और त्रिभुज सीडीई में जो है ये एसी दिया हुआ है। तो ये एई जौन सा त्रिभुज में है और ये ईसी जिस त्रिभुज में है, इसी दोनों त्रिभुज से क्या करेंगे, अब फिर से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार। इसी प्रकार फिर से चलना है आपको त्रिभुज एडीई में। त्रिभुज एडीई तथा ये बनेगा त्रिभुज एडीई तथा होगा त्रिभुज सीडीई तथा हो गया त्रिभुज सीडीई में। यहाँ पे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो गया आपका ए से लेके ई तक। ठीक है, एई आधार हो गया और इसका ऊंचाई बन जाएगा आपका यहाँ पे डी से लेके एम तक डीएम। अब यहाँ पे किसी के मन में ये भी डाउट आता होगा कि यहाँ पे जब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालें तो आधार एडी के साथ साथ ऊंचाई हम ई एन रखे हैं, तो यहाँ पे ऊंचाई हम डीएम क्यों रख लिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब ऊंचाई हम ई एन रखे हैं तो त्रिभुज बीडीई के लिए भी काम में आया है। तो यही ऊंचाई आपका त्रिभुज बीडीई में भी आया है। तो इसी प्रकार इस बार क्या करेंगे, ऊंचाई ई एन ना रख के ऊंचाई हम डीएम रखेंगे, तो यही ऊंचाई आपका त्रिभुज सीडीई में भी आ जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार रख लेंगे यहाँ पे आधार इसी को।
तो EC हो गया इसका आधार और इसका ऊंचाई बन जाएगा ही सेम टू सेम डिस लेके हम तक DM। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कटेगा उसको कटा देंगे, जैसे 1/2 कट गया, DM कट गया, तो जो बच गया उसको सेम टू सेम लिख देना है। तो बच गया आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे हो गया त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, और इधर साइड में बच गया अर्चा साइड में AE, ऊपर में हो गया AE और नीचे बच गया आपका EC। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 आपका AD/DB आ चुका है और समीकरण 2 AE/EC आ चुका है। तो यहाँ पे इन दोनों को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपका प्रूव्ड हो गया है, लेकिन ये अभी आपका क्लियर रूप से प्रूव्ड हुआ नहीं है, इसमें कुछ काम बाकी है। इसमें बाकी क्या है, तो आप ध्यान से जरा फिगर में देखिए क्या दिख रहा है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE जो है, ये दोनों त्रिभुज के लिए, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों के लिए ये जो D रेखा यानी D जो भुजा है दोनों के लिए कॉमन है, मतलब दोनों में है, रहेगा नहीं। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों त्रिभुज, यहाँ दोनों त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार, चलो इस भुजा को हम क्या करते हैं, डी को आधार मान के रख लेते हैं। तो एक ही आधार DE और एक ही जोड़ी समांतर रेखा D और BC के बीच, और एक ही जोड़ी समांतर रेखा DE एवं BC के बीच स्थित है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि त्रिभुज BDE जो है और त्रिभुज CDE जो है, ये दोनों त्रिभुज के लिए एक ही आधार DE है। अगर मान लिया जाए त्रिभुज BD में आधार DB और इसी ना होके अगर आधार DE है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, त्रिभुज BDE में भी है और त्रिभुज CDE दोनों में है। और ये दो जो समांतर रेखा आपको दिख रहा है DE और BC, इसके बीच में स्थित है। अगर इस दो समांतर रेखा के बीच में स्थित कोई दो त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज का आधार सेम है, तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए फिगर में देख लिया यहाँ पे क्या कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE जो है, ये दोनों के लिए आधार सेम आ गया, और ये DE और BC समांतर भुजा के बीच में ये दोनों त्रिभुज स्थित है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसी चीज को यहाँ पे लिख के दिखाना कि इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज CD का क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया है, दोनों में से किसी एक का LHS पार्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले समीकरण का लिख लेते हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, और बटे हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल है, यहाँ पे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में इसी त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल के जगह पे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो किसी को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा, इसके बाद वाला स्टेप में क्या करेंगे, लिखेंगे अब में क्या करना है कि जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बना है, दोनों समीकरण में से किसी एक का LHS पार्ट लिख लेना है, लिख दिए। इसके बाद ऊपर में जो है उसको सेम टू सेम रहने देंगे, और नीचे BDE का जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये BDE CDE के बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। तो क्या किया, इसी BDE के क्षेत्रफल के जगह पर हम क्या रख दिए, CDE का क्षेत्रफल रख दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर हम समीकरण 2 से त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CD का क्षेत्रफल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा, नीचे वाला यहाँ पे CDE के जगह इधर क्या बन जाएगा, BDE बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पर एकदम सेम टू सेम,
और समीकरण 2 से भी ये LHS यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम। जब दोनों का LHS यहाँ पे मिल रहा है तो उसका RHS वाला वैल्यू भी तो यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ऐसा करेंगे, समीकरण 1 से इसके जगह पे लिख देंगे AD बटे, यहाँ पे रखेंगे AD अब बटे DB, ये बराबर है, बराबर लगा देंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, AE है और बटे में EC है, तो ये आपका हो गया प्रूव। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी कुछ भी अगर कन्फ्यूजन में रहा है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक फिर से देखें और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।